रखा है। लगभग 9 लाख लाभार्थियों को 2000 से 2500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। SC, ST, OBC कम्युनिटीज़ को लिए 8 स्कॉलरशिप स्कीम्स भी लाई गई हैं। अध्यक्ष जी, दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। 715 करोड़ की लागत से रोहिणी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भवन बनाया जा रहा है। अध्यक्ष जी, कंक्लूड करिए प्लीज। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1,35,500 CCTV कैमरास लगाए गए हैं, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, चोरी डकैती, दूसरी अन्य वारदातें हैं। पानी जिसे जीवन कहते हैं, लास्ट 10 ईयर्स में पीने के पानी की क्षमता में 13% की वृद्धि हुई है। दिल्ली जल बोर्ड की क्षमता 2013 में 836 MGD थी, 2023 में बढ़कर 995 MGD हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी की भी इम्पोर्टेंस पानी से कम नहीं है। पिछले 8 वर्षों में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं और ये दरें सभी पड़ोसी राज्यों में सबसे कम हैं और 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जा रही है जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने सारी बाधाओं को पार करते हुए किए हैं, दिल्ली की जनता के लिए किए हैं। अभी तो यात्रा शुरू हुई है, बहुत आगे जाना है। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। अच्छा लगेगा कि केंद्र सरकार भी इस सफ़र में हमारा साथ दे। हम सबकी शुभकामनाएं दिल्ली की जनता और अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। बोलने का मौका दिया अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन जी। महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जब मैं LG के अभिभाषण की बुकलेट पढ़ रहा था तब मेरे मन में 2 विचार आ रहे थे, जिसमें एक तो दिल्ली सरकार द्वारा किए गए काम की तारीफ जो है LG साहब द्वारा की जा रही थी, उसके बखान किए जा रहे थे, और वहीं पर जो है वो LG साहब द्वारा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिल्ली सरकार के स्टॉल कर दिए गए, रोक दिए गए। कुछ काम जो दिल्ली सरकार द्वारा जिसकी LG साहब ने तारीफ करी, जो कि अपने आप में एक बेंचमार्क है, जैसे कि PWD द्वारा मेरे क्षेत्र में कुछ ही 2-3 सालों में पिछले 3 फ्लाईओवर जो है वो बनाए गए। आश्रम अंडरपास बनाया गया, आश्रम फ्लाईओवर DND एक्सटेंशन बनाया गया, सराय काले का फ्लाईओवर बनाया गया। इतने शानदार काम जो है दिल्ली सरकार द्वारा किए गए, जो पिछले 15-20 सालों में नहीं हो पाए थे, वो सारे काम जो है दिल्ली सरकार ने PWD डिपार्टमेंट में करके दिखाया। यूरोपियन स्टाइल में इतनी शानदार सड़क राजघाट में, नेहरू नगर के आसपास, लाजपत नगर के आसपास इतनी शानदार सड़क जो है, मदन लाल जी का भी एरिया पड़ता है उसमें से कुछ, इतने शानदार सड़कें वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे सेल्फी, फोटो, वीडियो ऐसे बनाते हैं जैसे किसी फॉरेन में घूम रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इतनी शानदार वहाँ पे सड़कें बनी है स्ट्रीट स्केपिंग में। इसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली सरकार द्वारा जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसकी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखी। ऐसा लगता है कि वो किसी हॉवर्ड यूनिवर्सिटी की फ़ोटो है या वहाँ की वीडियो है। इतनी शानदार वहाँ की व्यवस्था, इतनी शानदार वहाँ पे कल्चर उस वीडियो में वहाँ दिखाया गया। और दिल्ली सरकार जिस तरीके से स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है, अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि नेशनल गेम्स में 127 पदक जो है वो दिल्ली के बच्चों ने जीते हैं, जिसमें देश में प्रथम स्थान जो है दिल्ली के बच्चों ने हासिल किया है। 127 सबसे ज़्यादा पदक जो है दिल्ली के बच्चों ने जीते हैं नेशनल गेम्स में। अध्यक्ष महोदय, पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम जो है वो दिल्ली की 2.5 गुना अधिक है बाकी प्रदेशों से, या नेशनल पर कैपिटा इनकम जो है उससे 2.5 गुना अधिक है। और दिल्ली का रेवेन्यू जो है अपने आप में, क्योंकि मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ तो इसलिए मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबल करना, उसके रेवेन्यू जो है उसको बरकरार रखना है, बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अपने आप में ये मुझे लगता है सरकार का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि दिल्ली सरकार जो है हमेशा इसका रेवेन्यू जो है वो सरप्लस में रहा है। भले ही LG साहब बजट सेंक्शन नहीं करते, लेकिन रेवेन्यू हमारा सरप्लस में। अधिकारी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट नहीं करते, लेकिन रेवेन्यू जो है आम आदमी पार्टी सरकार का वो सरप्लस में है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जहाँ आसपास की पड़ोसी सरकारें जो हैं, उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, राजस्थान की है, ये हरियाणा की है, सारी सरकारें जो है घाटे में चलती है, लेकिन दिल्ली सरकार जो है हमेशा रेवेन्यू जो है सरप्लस होता है। ये अपना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है अध्यक्ष महोदय दिल्ली सरकार का। इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो दिल्ली का इन्फ्लेशन रेट 3.1 है, जो कि देश की एवरेज इन्फ्लेशन रेट से आधा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और
क्योंकि ईमानदार सरकार दिल्ली में काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी की कमिटेड सरकार दिल्ली में काम कर रही है, इसलिए सारे काम जो है दिल्ली में लगातार हो पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये तो मैंने बताया कि छोटी सी जो बुकलेट जो है एलजी साहब ने जो उनके अभिभाषण में पढ़ी, उसमें ये छोटे से काम जो मैंने बताए, हालांकि काम तो बहुत सारे, लेकिन ये और भी ज्यादा बुकलेट जो है, जैसे अभी राजेश भाई ने बताया कि इतनी बड़ी बुकलेट हो जाती कि जिसको उठाना जो है वो बहुत भारी पड़ जाता। अगर ये काम हो जाते, जो कि एलजी साहब ने कौन कौन से काम रोक दिए, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ मैं आपको बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी जो है, जो दिल्ली में होनी थी, वो एलजी साहब के द्वारा जो है रोक दी गई। अब पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी सरकार इतनी शानदार डोर स्टेप डिलीवरी चला रही है कि वहां से लोगों के फोन आते हैं कि दिल्ली की वो पंजाब की सरकार जो है इतना शानदार काम कर रही है भगवंत मान जी के नेतृत्व में। डोर स्टेप डिलीवरी रोक दी गई। टीचर्स को जो है ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाना था, आपको पता है कि कितना बड़ा आंदोलन चलाया दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के लोगों ने, तब जाके जो है टीचर्स फिनलैंड जा पाए। जिस तरीके से गेस्ट टीचर को के परमानेंसी की फाइल जो है, उनको रेगुलाइज करने की फाइल जो है दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई, लेकिन उसको जो है एलजी साहब द्वारा इंस्टॉल कर दिया गया, रोक दिया गया। दिल्ली विधानसभा खैर वो कुछ समझते ही नहीं है। दिल्ली विधानसभा के डार्क फेलो जो थे, जो बेचारे रोजी रोटी कमा रहे थे, उनकी रोजी रोटी छीनने का काम जो है वो एलजी साहब द्वारा किया गया। उनके पेट पे लात मारने का काम जो है वो इनके द्वारा किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो दिल्ली में एडवाइजर थे, स्पेशलिस्ट थे, कंसल्टेंट थे, ऐसे जो एम्प्लॉयज थे दिल्ली में 400 एम्प्लॉयज, उन्हें एलजी साहब द्वारा हटाने का काम किया गया। कितनी नौकरी खाएंगे एलजी साहब लोगों की। बस मार्शल, सिविल डिफेंस के बस मार्शल 10,000 से ज्यादा थे। अध्यक्ष महोदय, उनके पेट पे लात मारने का 16-17 हजार थे, बता उनके पेट में लात मारने का काम जो है वो इनके द्वारा हुआ। अध्यक्ष महोदय, किसी के मुंह में निवाला नहीं डाल सकते, तो उसकी रोटी छीनने का भी अधिकार जो है वो किसी को नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो केजरीवाल सरकार लगातार जो है लोगों को नौकरी दे रही है, दूसरी तरफ ये छीनने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको पता है मोहल्ला क्लिनिक में जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में लगातार जो है वो इन्हें सैलरी, एमसीडी के चुनाव में सैलरी रोकने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, काम तो बहुत सारे हैं क्योंकि समय की भी लिमिटेशन है। अब ये ऑपरेशन लोटस के तहत ये सारा काम हो रहा है। इनको लगा कि जो है वो ये काम लगातार रोकते जाएंगे तो दिल्ली सरकार जो है वो रुक जाएगी या दिल्ली सरकार जो है पूरी डर जाएगी। इन्होंने जो है, इनसे इसका काम नहीं बना तो ऑपरेशन लोटस के तहत जो है इन्हें ईडी सीबीआई के माध्यम से जो है वो हमारे नेताओं को अंदर डालने का काम किया। अभी कुछ दिन पहले जो है मनीष सिसोदिया जी की एक हेयरिंग में, सदन को बताना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया जी की एक हेयरिंग में मैं पहुंचा, क्योंकि वहां पे जो है मैं कई दिन सोच रहा था कि आखिर जो है कोर्ट में चल क्या रहा है। तो मैं वहां पे कोर्ट में पहुंचा और वहां पे मनीष सिसोदिया की हेयरिंग चल रही थी। मैंने मनीष सिसोदिया के देखा तो मैं उनकी आंखों की चमक जो है वो देख के दंग रह गया, उनकी चेहरे की मुस्कुराहट देख के दंग रह गया, उनके चेहरे का तेज जो है वो देख के दंग रह गया, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है। दिल्ली के बच्चों का आशीर्वाद उनके साथ है, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। जो चमक उनके चेहरे में बरकरार थी, वही ईमानदारी की चमक, उससे ज्यादा चमक उनके चेहरे पे आज भी मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन को मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। तो आम आदमी पार्टी सरकार के जो काम है लगातार वो चीख के बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 2 लाइनें मैं कह के यहाँ खत्म करूंगा। अध्यक्ष महोदय, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। धन्यवाद। श्री संजीव झा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे एलजी साहब के भाषण पर बोलने का अवसर दिया, और मैं एलजी साहब को भी धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता को बताया कि किस तरह से दिल्ली की सरकार काम कर रही है। हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे आंकड़े दिए कि किस तरह से दिल्ली सरकार के काम से दिल्ली की जनता को जो फ़ायदा हो रहा है। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय कि 2013 में एक चमत्कार हुआ, और 2013 के चमत्कार का ही परिणाम है कि आज जितनी चर्चा इस सदन में हो रही है, चाहे इन्फ्लेशन की चर्चा हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय की चर्चा हो, ये केवल इसलिए हुआ क्योंकि 2013 में दिल्ली की जनता ने एक अभूतपूर्व काम किया।
मुझे लगता है थोड़ा तुलना भी कर लें, क्योंकि ये चमत्कार 2014 में भी हुआ और 2014 में भी बड़ी बड़ी मांगों के साथ सरकार आई, बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, तमाम बातें हुई थी। लेकिन 2013 के जो वादे अरविंद केजरीवाल जी के सरकार ने किए, वो 49 दिन में दिल्ली की जनता ने जो देखा, चाहे वो बिजली का वादा हो, चाहे वो पानी का वादा हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का वादा हो, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो भी सकता है क्या। फिर 2015 में एक मैसिव मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। 2014 में जो केंद्र में सरकार बनी, उसके जितने भी वादे थे, मुझे लगता है चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो बेरोजगारी का हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था का हो, चाहे वो नोटबंदी से जो दुष्परिणाम हुए लोगों के सामने हैं, चाहे वो जीएसटी से जो दुष्परिणाम हुए वो जनता के सामने हैं, एक भी ऐसे वादे जो इंप्लीमेंट हो जनता को फायदा, ऐसा नहीं हुआ। और बाद में वही तमाम लोग जो वादे के उन्होंने कहा कि ये तो जुमला था। लेकिन 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और 2015 से जो शिक्षा में काम हुआ, जो स्वास्थ्य में काम हुआ, जो अंतिम आदमी तक बेनिफिट कैसे पहुंचे उसके लिए जो काम हुआ, आज हम अपने 10वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। और ये कहते हुए बाकी साथियों जैसा कहा कि ये गर्व की बात है कि आज दिल्ली में सबसे कम इन्फ्लेशन है, दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। और ये क्यों है? ये कोई इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय कि आज दिल्ली में हर एक परिवार को दिल्ली सरकार की सभी योजना से, चाहे वो बिजली को हो, पानी का हो, पेंशन का हो, बसों में जाने का हो या अन्य योजना, उससे हर परिवार को 10 से 15 हजार रुपए हर परिवार को बचता है। आज ये 10 से 15 हजार उस व्यक्ति का बचता है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। और जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि जो अच्छा कंज्यूमर हो वो देश के लिए असेट होता है। तो जो अच्छा कंज्यूमर, चूंकि वो बाजार जाएगा, उसको जरूरत है कपड़े की, उसको जरूरत है अपने बच्चों के खिलौने की, उसको जरूरत है अपने बच्चों के अच्छे किताब की, तो जो वो बाजार जाता है और उसको अगर सेविंग्स है तो वो पैसा बाजार में जाता है। जब वो पैसा बाजार में जाता है तो बाजार मजबूत होता है। जब बाजार मजबूत होता है तो फिर सरकार को टैक्सेस ज्यादा आते हैं। जब सरकार के टैक्सेस ज्यादा आते हैं तो फिर वेलफेयर का काम ज्यादा आता है। तो ये जो इकोनॉमिक्स का साइकिल है, इस साइकिल के कारण आज दिल्ली में सबसे कम इन्फ्लेशन है और प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा है। मैं आपको 2-3 चीजें संज्ञान में आपको लाना चाहता हूं, क्योंकि आज देश के या यूं कहूं विश्व में नामचीन शिक्षा मंत्री का अगर नाम आएगा तो मनीष जी का नाम आएगा, क्योंकि मनीष जी ने जो शिक्षा में काम किया वो अभूतपूर्व काम है। एक स्कूल से 45 बच्चे एनडीए का एग्जाम पास कर लेंगे, देश के किसी सैनिक स्कूल का रिकॉर्ड नहीं होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मनीष जी का ये पैशन था। लेकिन इसका कॉस्ट को क्या देना पड़ा? आज वो जेल में, उनका 1 साल पूरा हो गया, भ्रष्टाचार के केस में जेल गए थे वो। लेकिन 1 साल में जेल जाने के बावजूद तमाम हजारों अधिकारी, तमाम तरह की जांच, 2 साल से जांच चल रहा है, लेकिन एक अटर्नी बरामद नहीं हुआ। मैं केंद्र सरकार की देखिए भ्रष्टाचार क्या है सब जानता, मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं। एक उदाहरण देता हूं, हालांकि कोर्ट से भी फैसला आया, लेकिन मुझे लगता है सदन के जरिए देश और दिल्ली को जानना बहुत जरूरी है। राफेल की बड़ी चर्चा हुई थी और राफेल में यह कहा गया था कि 40% से ज्यादा कॉस्ट पे वर्तमान सरकार ने यह खरीदा। मैं बस 3-4-5 फैक्ट आपको रख दूंगा कि प्राइमा फेसी जो एक आम जनता को पढ़ने के बाद में भ्रष्टाचार दिखता है, वो जांच एजेंसी को ना दिखे, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के इस तंत्र का हो नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, 28 अगस्त 2007 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा कि हम 126 मीडियम मल्टी सेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदेंगे। मई 2011 में आईएएफ ने शॉर्ट लिस्ट किया पूरे वर्ल्ड में 2 कंपनी को, एक डसॉल्ट को किया, एक यूरोफाइटर टाइफून को किया। 31 जनवरी 2012 में जब बिडिंग हुई तो डसॉल्ट ने सबसे कम बीड किया, तो डसॉल्ट को यह काम दिया गया। 15 मई 2012 में फ्रांस में राष्ट्रपति बन के आए फ्रैंको हॉलैंड, और 13 मई 2011 को फिर हॉल HAL और डसॉल्ट के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट में यह कहा गया कि HAL के 70% और डसॉल्ट को 30% निर्माण की जिम्मेदारी होगी, ये जो एयरक्राफ्ट आएगा।
और उसमें कहा गया कि 108 तो निर्माण होगा, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी HAL का होगा, और 118 एयरक्राफ्ट डेसॉल्ट जो है वो फ्लाईवे कंडीशन में इंडिया को देगा। 16 मई 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई। 1 जुलाई 2014 को फ्रांस का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आया। उसने कहा ये जो एग्रीमेंट हो रहा है इसको जल्दी से कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी उस मीटिंग में थे, डिफेंस मिनिस्टर उस टाइम अरुण जेटली जी थे। उन्होंने कहा कि इस साल के एंड तक यानी दिसंबर तक हम सारे टर्म कंडीशन आपके पूरे कर देंगे और हमारा काम इस पे शुरू हो जाएगा। 1 जुलाई 8 अगस्त 2014 को संसद में रक्षा मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा कि हमारा 18 फ्लाईवे जो राफेल आना है वो 3 से 4 साल में आ जाएगा, बाकी 108 जो एयरक्राफ्ट है वो 7 साल में यानी 2021 तक इंडिया में आ जाएगा। 7 दिसंबर 2014 को जब विदेश मंत्री वहां के थे जीन येल ड्रायन, वो इंडिया आए और तब रक्षा मंत्री बन गए मनोहर पर्रिकर साहब। मनोहर पर्रिकर साहब को उन्होंने कहा कि ये क्लाउज के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको जल्दी से पूरा कीजिए। पर्रिकर साहब ने कहा कि 1 जनवरी 2015 को कहा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है जी डील में, और डील में प्रॉब्लम इसलिए हो गई है कि पहले जो एग्रीमेंट था वो इनएक्सपीरियंस्ड लोगों ने किया था और कॉस्ट उसका बहुत कम है। अब 2015 में देखिए कि डेसॉल्ट ने कहा कि नहीं, ये जो कहा गया ये गलत बात है, हमारा कंडीशन जारी है। और 8 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री फ्रांस जाते हैं। फ्रांस में ये जानना बहुत जरूरी, इसीलिए अध्यक्ष महोदय बस 3 मिनट में कंक्लूड कर देता हूं कि फ्रांस में जब प्रधानमंत्री गए तो प्रधानमंत्री में विदेश सचिव थे जयशंकर साहब, जो अभी आज के विदेश मंत्री हैं, वो विदेश सचिव थे उस टाइम। उनसे पूछा गया, फ्रांस में पूछा रिपोर्टर ने, जो अभी जो आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, क्या वो राफेल की डील के लिए आ रहे हैं? और राफेल की डील के रहे हैं तो क्या उसके साथ विदेश मंत्री क्यों नहीं आ रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, राफेल की कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ एक बिग पिक्चर के लिए आ रहे हैं। 2 दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी राफेल की डील हो गई है और इस डील में हम अब 36 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और उस 36 एयरक्राफ्ट में हमारा पुराना जो एग्रीमेंट था वो चलता रहेगा, क्योंकि हमें और एयरक्राफ्ट की जरूरत है। 36 हम फ्लाईवे एयरक्राफ्ट लेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वो जो एयरक्राफ्ट का कॉस्ट था, जो एग्रीमेंट पहले हुई थी, उस एयरक्राफ्ट के एग्रीमेंट से 40% ज्यादा कॉस्ट पे हुआ था, जबकि सारा सामान उसी तरह का था जो 2011 में एग्रीमेंट हुआ था। और उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि जब प्रधानमंत्री जी जब संसद में जानकारी दी गई कि ये कितने की एक आपका एयरक्राफ्ट पड़ा, तो उन्होंने कहा कि एक एयरक्राफ्ट की कीमत 600 करोड़ रुपए है, जबकि वहां पर डेसॉल्ट ने जब ये कहा कि इस एयरक्राफ्ट की कीमत कितना है तो उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में 1600 करोड़ जारी किया था। कंक्लूड करिए संजय। तो मैं कहना इतना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि प्राइमा फेसी जो करप्शन दिख रहा था वो करप्शन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नहीं दिख रहा था, और उस समय जो सीबीआई चीफ थे वो जब एफआईआर करने लगे तो रातों रात उनका ट्रांसफर हो गया, और जो फैसला आया, जो अभी राज्यसभा में सांसद हैं उस समय सीजीआई हुआ करते थे, उन्होंने कहा किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, उनको क्लीन चिट मिल गई। तो इस तरह से भ्रष्टाचार की जांच केंद्र सरकार कर रही है। इसी तरह से पीएम केयर्स फंड की बात करें तो कहते हैं कि पीएम केयर्स फंड जो है वो प्राइवेट एंटिटी है, कभी कहते हैं नहीं ये गवर्नमेंट एंटिटी है, कभी कहते हैं एक बना कैसे, तो कहते हैं ये जब बना तो इसमें पीएम चेयर कर रहे हैं, लेकिन पीएम चेयर कर रहे हैं लेकिन कैबिनेट कोई डिसीजन नहीं हुआ, और इसमें जो पैसे आए उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसको आरटीआई के दायरे में नहीं है। तो पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से वर्तमान केंद्र में बैठी सरकार लूट रही है। जो प्राइमा फेसिस एक जनता को डिटेल पता चल जाए तो लगेगा कि बड़ा करप्शन हो रहा है, वो देश के इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई ईडी को पता नहीं चल रहा है। तो मैं कहना इतना ही चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि एक सरकार दिल्ली में जो दिन रात दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहा है, जो उन्हें शिक्षा का मॉडल दिया वो जेल में, जिन्होंने स्वास्थ्य का मॉडल दिया वो जेल में, तो मुझे ये लगता है कि कुछ तो काम कर पाते नहीं है, लेकिन जो सरकार काम कर रही थी उसको दिन रात परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आज के आपके माध्यम इतना ही कह देना चाहता हूं कि 1 साल मनीष जी को हो गए, आज जेल गए, चिंता ना करो। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तुमको जब तक रखना है रख लो। निकलना तो एक अठन्नी का करप्शन नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस गिदर भभकी से ना तो आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, ना उनके एक मंत्री, ना उनके एक विधायक डरने वाले हैं। तुम कितना भी सताना हो, तुम सता तो सकते हो, किस्मत नहीं लिख सकते। ये लड़ाई बरसतूर मजबूती जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा आभार। श्री विदुरी जी।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली सरकार निरंतर ये दावा करती है कि हमारा जो शिक्षा मॉडल है वह वर्ल्ड क्लास है, लेकिन आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। पिछले 10 सालों में दिल्ली सरकार के बजट में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है, मगर रिजल्ट 14% तक कम हुआ है। मैं जरूर चाहूंगा कि इस पर सरकार जवाब दे। डीडीए ने दिल्ली सरकार को 13 नए स्कूल्स बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई है। आखिर क्या कारण है कि डीडीए द्वारा दी गई जमीन पर स्कूल्स क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में 7,000 EWS के जो कोटे की सीटें हैं वह खाली पड़ी हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जानकारी देना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले साल उच्च शिक्षा के नाम पर सिर्फ 2 छात्रों को ही लोन दिया गया और प्रचार के ऊपर 19 करोड़ 27 लाख रुपया खर्च हुआ। मैं जरूर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। आज दिल्ली के स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है। ज्यादातर स्कूल्स में कॉमर्स और साइंस की पढ़ाई हो नहीं रही है। गेस्ट टीचर्स को नियमित करने का वायदा आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से किया गया। गेस्ट टीचर्स को रेगुलराइज किया नहीं गया। स्कूल्स में टीचर्स की भारी कमी है, उस कमी को दूर किया जाए। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मांग करना चाहता हूं। जहां तक हेल्थ की बात है, आखिर कैसा वर्ल्ड क्लास हमारा हेल्थ सिस्टम है। अल्ट्रासाउंड के लिए 2025 की डेट मिल रही है। अगर किसको अल्ट्रासाउंड कराना है तो 2025 की डेट मिल रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हाईकोर्ट ने सरकार से यह पूछा है कि दिल्ली में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं और उनके लिए केवल 6 सीटी स्कैन है। अमूमन वे भी खराब रहते हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली के ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने कोर्ट में क्या कहा है वो 4 लाइनें आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने स्वीकार किया कि मौजूदा अस्पतालों में डॉक्टरों की कुल स्वीकृति संख्या का 33% से अधिक पद रिक्त हैं, डॉक्टरों के 75% पद खाली हैं और पैरामेडिक्स के 20% से अधिक खाली हैं। अब आप बताइए कि हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टाफ नहीं, नॉन मेडिकल स्टाफ नहीं। ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ने इस बात को कोर्ट में स्वीकार किया है, तो हम कैसे दिल्ली को वर्ल्ड क्लास जो हेल्थ सिस्टम देना चाहते हैं, कैसे वो संभव हो पाएगा। और मोहल्ला क्लिनिकों में लैब जांच में फर्जीवाड़ा पाया गया है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की जांच में 65,000 से ज्यादा टेस्ट फर्जी पाए गए। तो आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं
जरूर चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, दिल्ली में ओल्ड एज पेंशन बनानी बंद कर रखी है। बड़ी संख्या में दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों ने नई ओल्ड एज पेंशन बनाने के लिए आवेदन किया है। आखिर क्या कारण है कि ओल्ड एज पेंशन बनाकर नहीं दी जा रही है? आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस हाउस के माध्यम से, आपके माध्यम से ये जरूर श्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से मांग करता हूं कि राशन कार्ड बनाने का काम बंद है। जिन लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है उनको राशन कार्ड बनाकर दिए जाएं। इस एलजी एड्रेस में इस बात की चर्चा की गई है कि हम दिल्ली में लगभग 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस हाउस में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनकी सरकार 72 लाख राशन कार्ड धारियों को हर महीने 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। मैं इस सदन से चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के प्रति धन्यवाद करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, एलजी एड्रेस में यह चर्चा भी की गई है कि जो प्रगति मैदान के साथ टनल बनाई गई है, सुरंग बनाई गई है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है, लगभग उसके ऊपर 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का खर्च हुआ है। यह भी कहा गया है कि उसमें 6 अंडरपास हैं। यह टनल आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाई गई है और इस हाउस में मैं दिल्ली वासियों की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय, कंक्लूड करिए, हो गया। ये थोड़ी है ना, अभी मैंने शुरू किया है। नहीं, 12 मिनट हो गए। मैंने किसी को भी 5 मिनट से ज्यादा अलाउ नहीं किया। आप पढ़ते रहिए। अभी मैंने शुरू किया है, 5 मिनट हुए हैं और मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। सुनने का मादा रखो। अरे लीडर ऑफ अपोजिशन को सुनो। विदुरी जी, ये कोई तरीका थोड़ी है। बोलिए, आप मुझे कहे जा रहे हैं 12 मिनट हो गए, टाइम कट रहा है। नहीं, आप बोलिए। आप ये कोई तरीका मैं थोड़ी है। रोक रहा हूँ। 12 मिनट हो गए, 2 मिनट में कंक्लूड करिए प्लीज। 12 मिनट्स हैज पास्ड। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की ओर से वायदा किया गया कि हम दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर देंगे। आखिर कहां क्लीन वाटर मिल रहा है? रेणुका बांध, किसाऊ बांध और लखवा व्यासी बांध से जो दिल्ली के लिए पानी लाना था, सरकार पानी लाने में विफल रही है। गंदा पानी दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जल बोर्ड ने लगभग 7,500 घरों से पानी के सैंपल उठाए हैं। 2,500 सैंपल्स फेल हो गए। तो सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही मजेदार बात इस हाउस के अंदर कही गई है कि हमने पिछले 9 सालों में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में जानकारी दे रहा हूं, दिल्ली में पावर परचेज कॉस्ट के नाम पर जून 2023 में दिल्ली के बिलों में 10% का इजाफा हुआ। इससे पहले जुलाई 2022 में 6% रेट बढ़े थे। अगस्त 2020 में भी पावर परचेज कॉस्ट के नाम पर रेट बढ़ाए गए। और आदरणीय अध्यक्ष जी, जो बिजली कंपनियों से जो एलपीएस के रूप में जो 18% पैसा लिया गया, केवल 12% लिया गया। लेना था 21,250 करोड़ रुपया और लिया 11,550 करोड़ रुपया। ये 8,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली के लोगों का इन कंपनियों की ओर छोड़ दिया गया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर उनको कार्रवाई करनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष, मेरे जो एलजी एड्रेस है उसमें तो मुझे जो पॉइंट्स हैं उन पे तो आप मुझे बोलने दीजिए ना, वो भी आप नहीं बोलने दे रहे हैं। फिर क्या मतलब हो गया एलजी एड्रेस पे? अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बोल रहा हूं जो एलजी ने बोला है, जितना नहीं आप उसमें भी मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। बहुत हैरानी की बात है, आप सुनना नहीं चाहते हैं।
अरे सुनने का मादा होना चाहिए। आप पूरा बोल चुके हैं। नहीं, मैं कहाँ बोला हूँ? जो एलजी का एड्रेस है मैं उससे बोल रहा हूँ एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, और मुझे हक है उस पर बोलने का, मुझे अधिकार है। किसी विधानसभा में ऐसा नहीं होता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने से रोक दिया जाए, किसी कहीं नहीं होता पूरे हिंदुस्तान में। एक उदाहरण आप मुझे दे दीजिए। 15 मिनट हो गए। नहीं, कहाँ हो गए? बीच बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं आता। एक सेकंड के लिए बोले। अगर एक लीडर ऑफ अपोजिशन को, अरे सुनिए भाई, आप कितनी देर बोल, एक फ्रूटफुल डिस्कशन होना चाहिए, मेरे से बात लाभ होगा कुछ। आप कितनी देर बोलना चाहते हैं? नहीं, मुझे कम से कम 20 मिनट तो आप दीजिए ना। 5 मिनट बोलिए। और चलिए, मैं कोई अगर ऐसी बात कहूं जो ऑब्जेक्शन में बने, ठीक है, मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा कोलैप्स हो गया है। हम डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए। अब एलजी एड्रेस में कहा गया, शांति रखिए प्लीज। 1650 इलेक्ट्रिक बसें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को मुफ्त दी हैं। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, इसके लिए हमें स्वीकार करना चाहिए। उत्तर दीजिए, मैं समझ दूंगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखिए ना, अब ये कोई तरीका थोड़ी बात है, ये बड़े शर्म की बात है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑन रिकॉर्ड वो बिल्कुल बेसलेस फॉल्स स्टेटमेंट ये कर रहे हैं। अब ये देखिए, मैं कभी किसी को डिस्टर्ब करता नहीं। ये अध्यक्ष जी, ये इशू जो स्टेटमेंट दिया है, ये प्रिविलेज को मेरा तो समय इसलिए खराब हो रहा है। अध्यक्ष जी, मंत्री जवाब दे देना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुख्यमंत्री ये जो स्टेटमेंट है ये प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जाए। ठीक है, ये प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जाए। ये बिल्कुल बेसलेस गलत है। आप नेता प्रतिपक्ष को फांसी लगा दो। अनुरोध है आपसे, आप नेता प्रतिपक्ष को फांसी लगा दो। नेता प्रतिपक्ष को फांसी लगा दो, सहमत होगा, मेरा गला दबा दो। मेरा ये प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जाए। विदुली जी ने बसों के विषय में जो स्टेटमेंट दिया है, माननीय मंत्री जी के अनुरोध पे वो प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को कि आज डीटीसी 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है और पिछले साल 2700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आप डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए और डीटीसी 10,000 करोड़ रुपए घाटे में चल रही है और पिछले साल 2700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जरूर इसके ऊपर अपने विचार रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी और जो दिल्ली का जो हमारा एक डिपार्टमेंट है DPCC, उसने कहा है कि स्मार्ट टावर एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने में बेअसर, और साथ में ये कहा है स्मार्ट टावरों को उनका म्यूजियम बना देना चाहिए। अब आपकी DPCC ये कह रही है तो इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यमुना की सफाई के लिए भारत सरकार ने भी 8,500 करोड़ रुपया दिया। अंतिम है बिजली जी। नहीं, अब 5 मिनट भी ये बोलने नहीं देते हैं। हो गए 5। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को देखिए 3 बातें कह के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं 2 मिनट के अंदर। ये कभी किसी, आप क्यों इतना बुरा मानते हैं? बिजली जी आप बोलिए। मुझे मैं देखिए, दिल्ली सरकार की DPCC की रिपोर्ट है कि पिछले 9 सालों में यमुना पहले से और ज्यादा गंदी हो गई है, दुगनी गंदी हो गई है। सरकार इस पर ध्यान दे। हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। 6100 करोड़ रुपया NGT ने दिल्ली सरकार के ऊपर फाइन लगाया है, 900 करोड़ रुपया एक बार लगाया है। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट है मैं एक लाइन में पढ़ रहा हूं, 60% STPS इन दिल्ली फेल टू मीट क्वालिटी पैरामीटर्स। तो इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। और अंत में मैं आपके माध्यम से दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को यह याद दिलाना चाहता हूं कि नगर निगम के चुनाव से पहले आपने ये वायदा किया था कि हम 1 साल के अंदर जितने भी दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं हम उनको हटाएंगे। कूड़े के पहाड़ हटाए नहीं गए हैं। मैं जरूर चाहूंगा आपके माध्यम से कि दिल्ली के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आज दिल्ली नगर निगम में उनकी सरकार है,
दिल्ली में उनकी सरकार है, अपनी कमिटमेंट को पूरी करें। जिस दिन आप अपनी कमिटमेंट को पूरे करेंगे, मैं एज ए लीडर ऑफ ओपोजिशन दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा। लेकिन जब तक आप अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करेंगे, मुझे अनेकों बार भी ये मामला उठाना पड़ेगा। तो दिल्ली वासियों के हित में मैं इस मुद्दे को उठाता रहूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 2-3 विषय और रह गए, लेकिन कोई बात नहीं है। आपकी इच्छा अगर ऐसी है तो आप हमारे जी जी, तो मैं धन्यवाद, आपका धन्यवाद करता हूं। और एक बार फिर ऑनरेबल आम आदमी पार्टी के एमएलए से आग्रह करना चाहता हूं, यार थोड़ी मेरी उम्र का तो ख्याल रखो। अरे मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हूं। अरे दिल्ली वासियों की बात कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इतना मुझे अपमानित मत करो। थोड़ा सा मेरी उम्र की तरफ और मेरे ओहदे की तरफ भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे आपको यह लगे कि मैं ऊट पटांग बात कर रहा हूं, तो आप जो सजा ऑनरेबल स्पीकर से दिलवाना चाहें दिलवाएं। आपने ऑनरेबल मिनिस्टर ने कौन सी कमेटी है, प्रिविलेज कमेटी को आपने भेज दिया है। आपको ऐसा ही लगता है कि भाई रामवीर सिंह विधूरी की आवाज इस सदन में हम नहीं सुनना चाहते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप मुझे आदेश करो, मैं अभी लीडर ऑफ ओपोजिशन के पद से, विधायक के पद से त्यागपत्र देकर अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही है जो मर्यादा के खिलाफ हो। लेकिन कम से कम लीडर ऑफ ओपोजिशन को अपनी बात रखने दें और उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर रिप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जरा आप थोड़ा पूरे 20 मिनट हो गए, नहीं थोड़ा समझाइए ना। समझा दिया मैंने, मैं समझाइए ना। अब अगर मैंने ये कह दिया 1650 बस, अरे भाई उसमें केंद्र सरकार का 650 करोड़ रुपए का योगदान है। ये आपका जवाब है, आपका जवाब है, आपका जवाब है, आपका जवाब है। मैं इनको करेक्ट कर रहा हूँ, आपका जवाब है दिल्ली सरकार का मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठे, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। आपने मुझे 3 मिनट लूंगी, 1 सेकंड भी ऊपर नहीं। अध्यक्ष महोदय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एलजी साहब के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। और अध्यक्ष जी, सच में मैं दिल की गहराइयों से एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज अध्यक्ष जी जो पूरे देश में माहौल चल रहा है, ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने खतरों के खिलाड़ी की तरह अपनी भूमिका निभाई। 15 फरवरी को जब वो दिल्ली विधानसभा के परिसर में सरकार के द्वारा भेजे गए अभिभाषण को पेश करने आए, उससे महज 3 दिन पहले इस देश के अंदर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। और सिर्फ 3 दिन पहले नहीं, लगातार देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ऐसे में एलजी साहब ने बहुत बहादुरी दिखाते हुए दिल पर पत्थर रखकर दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के कामों की प्रशंसा करी, सराहना की। मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक और डर के माहौल में, तानाशाही के माहौल में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग जहां सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को सदन के भीतर पढ़ने से मना कर रहे हैं। तमिलनाडु की 12 फरवरी की घटना है, सदन के भीतर वहां के गवर्नर ने यह कहकर अभिभाषण को पढ़ने से मना कर दिया कि मैं सरकार के इस अभिभाषण से सहमत नहीं हूं। दूसरी ओर डर और तानाशाही के माहौल में पंजाब के गवर्नर सरकार की नीतियों से असहमति न जताए तो वो अपने पद के साथ अन्याय कर रहे हैं। और तानाशाही के माहौल में अगर वो अपने पद पर बैठते हैं तो शायद उनका जो अंतरात्मा है उसने उसकी गवाही नहीं दी, और ऐसे माहौल में उन्होंने निजी कारण बताकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में दिल्ली के उपराज्यपाल का ये खतरों के खिलाड़ी भरा स्टंट और यहां आकर केजरीवाल सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा करना, अपना अभिभाषण देना, लाख रुकावटों के बाद, चाहे सदन के भीतर रुकावट हुई हो बीजेपी के विधायकों के द्वारा या फिर सदन के बाहर
रुकावटें हुई हो, उन अधिकारियों के द्वारा जो डर के माहौल में और भय के माहौल में हमारी पॉलिसीज को रोक रहे हैं, उन सब को तोड़ते हुए एलजी महोदय ने कम से कम इस सदन की और संविधान की गरिमा रखी और उन्होंने आकर केजरीवाल सरकार की नीतियों का, उनके कामों का जो बखान किया, मैं सच्ची में दिल की गहराइयों से उसका धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने संविधान की और इस सदन की और इस सरकार की मर्यादा रखी। लेकिन सर, ये जानना बहुत जरूरी है अध्यक्ष महोदय कि जो व्यक्ति सदन के बाहर एक चुनी हुई सरकार की इतना हर नीति का विरोध करता है, एक चुनी हुई सरकार की फाइलों को दबाने का काम करता है, वो यहाँ आकर क्यों अपने तानाशाही जो उनके आका है उनको जाकर उसे रिपोर्ट करना है, उस डर को भी अलग दूर करते हुए, उस डर को भी किनारे रखते हुए क्यों वो यहाँ पर आकर उस जो अभिभाषण को पढ़ते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि केजरीवाल सरकार की जो नियति है और जो नीयत है, जो उनकी पॉलिसीज है, वो जनहित से जुड़ी हुई है। और जहां जनहित की बात आती है, आप चाहे कितने ही षड्यंत्र कर लें, आप चाहे कितने ही तानाशाही कर लें, आप मजबूर हो जाते हैं एक इंसान होने के नाते। आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जो सरकार उसके हितों के लिए काम कर रही है, उसका बखान आपको करना ही पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम कर रही है, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तीर्थ यात्रा हो, यातायात हो, हर एक वो काम जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के हित को साध सकता है, उसे आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकता है, उसको सामाजिक तौर पर सम्मान दिला सकता है, उसको शिक्षाविद बना सकता है, हर एक काम को करने का जो प्रयास लाख अवरोध उत्पन्न करने के बावजूद, तमाम विरोध करने के बावजूद, अधिकारियों का बिल्कुल हाशिए पर फाइलों को डालने के बावजूद जो ऐतिहासिक काम मेरी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किए, मैं इसके लिए पूरी सरकार को, पूरे सदन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि संविधान की जो है हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन आपकी नीतियों से प्रभावित होकर रुकावटें डालने वाले लोग भी यहाँ पर आकर आपके भाषण को के माध्यम से सरकार की तारीफ करते हैं, उनकी नीतियों की तारीफ करते हैं। सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। अब माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी चर्चा का उत्तर देंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आज मेरे छोटे भाई मनीष सिसोदिया को इस सदन में याद करना चाहूँगा। आज ही के दिन एग्जैक्टली 1 साल पहले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। मेरे बगल में बैठा करते थे यहाँ पे, और बिल्कुल झूठा केस है, लेकिन हम इस वक्त उनका दुख नहीं मनाएंगे, हमें उन पे गर्व है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। गरीबों के बच्चों को भविष्य देने का, गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का, सपने देखने का, उनके सपनों को पर देने का उन्होंने काम किया है। 75 साल में जो सारी सरकारें, कोई सरकार नहीं कर पाई, वो काम उन्होंने किया है। तो जाहिर तौर पे इस दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि जब जब इस किस्म के लोग आते हैं और व्यवस्था को ललकारते हैं, तो उनके साथ इस तरह का अन्याय होता है। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सल्यूट कर देते हैं। आप भी हो जाओ, अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया। थैंक यू। आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, एलजी साहब के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी आपस में मतभेद हो सकते हैं, पक्ष के विपक्ष के, लेकिन सदन जनतंत्र का मंदिर माना जाता है, इसकी मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार और पिछली बार ऐसा हुआ कि एलजी के भाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने काफ़ी नारेबाजी और विघन डाला।
सुनना तो चाहिए, सुन तो लो। सुन के आपको भी अब मौका मिला, आपने बोला, अपनी बात रखी। उस टाइम अभिभाषण में ही अगर विघन डालते हैं तो वो फिर राजनीति नज़र आती है, वो अच्छी बात नहीं है, वो मर्यादा तोड़ने की बात हो जाती है। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी जो हैं विपक्ष के, वो भविष्य के अंदर इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के कामों का उल्लेख किया। दिल्ली सरकार आज जो काम कर रही है वो ऐतिहासिक काम है। 75 साल में जो ये सारी सरकारें, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, सारी, हम तो नई पार्टी हैं, हमारे पहले सारी पार्टियों की सरकारें बनी, किसी की इस राज्य में बनी, किसी की उस राज्य में बनी, किसी की यहाँ बनी, किसी की वहाँ बनी, किसी की केंद्र में बनी। जो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहा है वो 75 साल के अंदर नहीं हुआ। और अगर 75 साल में हो गया होता तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई शौक नहीं था राजनीति के अंदर आने का। आज दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे देश के अंदर है। किसी कोने में चले जाओ, गांव-गांव के अंदर किसी कोने में चले जाओ। अभी थोड़े दिन पहले कोई आया था, एक बहुत बड़ा नेता, वो बता रहा था बिहार के गांव-गांव में आप चले जाओ, वहां भी कहते हैं यार स्कूल तो हमें दिल्ली वाले चाहिए, स्कूल तो हमें दिल्ली जैसे चाहिए। पूरे देश के अंदर आज चर्चा हो रही है। तो आज दिल्ली मॉडल, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर रहे हैं, पानी में भी काफ़ी काम करना बाकी है। दिल्ली बिजली ठीक कर दी, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सड़कें ठीक कर रहे हैं, सड़कें सीवर ठीक कर रहे हैं। बहुत सारे काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। ऐसे काम हो रहे हैं जो एक सशक्त राष्ट्र की बुनियाद रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि 1950-1960 में हो जाने चाहिए थे। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जानी चाहिए थी, हर व्यक्ति के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम हो जाना चाहिए था। वो काम आज हो रहे हैं। आज दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल आज पूरे देश को एक दिशा दिखा रहा है। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं 3 सेक्टर्स का जिक्र करूंगा, एजुकेशन, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी। कई सारे जिक्र किए जा सकते हैं, ये 3 सेक्टर्स का मैं जिक्र करूंगा कि किस तरह से इन 3 सेक्टर्स में दिल्ली में जो काम हुए हैं उससे पूरे देश का कैसे उद्धार हो सकता है, पूरे देश का उस मॉडल से कैसे विकास हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं पहले। आज मनीष सिसोदिया जी को हम याद कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पूरे देश में, ये कहने की बात नहीं है, तर्क कुतर्क तो चलते ही रहते हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे वो तो कुतर्क है, मतलब किसी भी क्लासरूम के अंदर घुस के कैमरा लेके अरे अरे देखो ये मिट्टी, देखो देखो देखो। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आज सारे मानते हैं भाई अच्छा काम हो गया शिक्षा के अंदर, कि शिक्षा में अच्छा काम हुआ है। जिस तरह से जितना इन्वेस्टमेंट हमने शिक्षा में किया है, सरकारी स्कूल बहुत सारे अच्छे बन गए, बहुत शानदार सरकारी स्कूल बन गए। सबसे बड़ा इसका प्रमाण ये है कि 4 से 5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक ज़माना ऐसा था जब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे। सरकारी स्कूल में चला जाए तो साल 2 साल में नाम कटा देते थे कि टाइम खराब कर रहा है, घर बैठेगा 2 पैसे तो कमाएगा। आज अगर हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दी तो पूरे देश में भी दे सकते हैं। पूरे देश में आज क्या मॉडल चल रहा है? गुजरात के अंदर पिछले कुछ सालों में 6000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। आसाम के अंदर कोविड के बाद 4500 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। ऐसा नहीं कि वहां पे पॉपुलेशन कम हो गई है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, गरीब भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और स्कूल खोलने की जरूरत थी, और स्कूल खोलने की बजाय अगर 6000 स्कूल इधर, बाकी का मेरे पास डेटा नहीं है, हर राज्य के अंदर यही चल रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है सरकारी स्कूल बंद कर करके आपके बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि प्राइवेट में भेजो। एक तरह से शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की ओर पूरा देश चल रहा है, दिल्ली छोड़ के। जबरदस्ती की जा रही है, गरीब आदमी को जबरदस्ती की जा रही है कि अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज। अब सरकारी स्कूल नहीं होंगे, ना टीचर हैं वहाँ पे, ना पढ़ाई है वहाँ पे। 350 स्कूल बताते हैं वहाँ पे ऐसे हैं जिसमें 1 क्लासरूम है। गुजरात के अंदर 1 क्लासरूम में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सारे बच्चे एक ही क्लासरूम।
दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली में अच्छे क्लासरूम है, अच्छे डेस्क है, स्मार्ट क्लासरूम है, बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छे स्कूल हैं। तो आज ऐसी हालत है, एक तरह से पूरा देश के अंदर मॉडल अब ये है कि प्राइवेटाइजेशन के दौर की तरफ धकेला जा रहा है, बच्चों को फोर्स किया जा रहा है, गरीबों को फोर्स किया जा रहा है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल अब बंद करेंगे, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो। ऐसे में दिल्ली एक उदाहरण है, दिल्ली एक मॉडल दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कैलकुलेशन करी है, हमने दिल्ली में जितने शानदार स्कूल बनाए, देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं जिनमें 17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर देश के सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा सकते हैं, मात्र 5 लाख करोड़ के अंदर। 5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के लिए कुछ नहीं होते। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मान लो 1-1 लाख करोड़ रुपए भी हर साल खर्च करोगे तो 5 साल के अंदर 1-1 लाख करोड़, और आधा अगर आप कह दो भाई राज्य सरकार देगी, आधा हम देंगे, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे केंद्र सरकार के। 5 लाख, मात्र 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर में हम इस देश के हर बच्चे को, 17 करोड़ बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनको अच्छा भविष्य दे सकते हैं। और 5 साल में अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, इस देश से गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी को दूर करने का, इस देश से गरीबी खत्म करने का मैं एक रामबाण तरीका दे रहा हूं। भाषण देने तो बहुत आसान है, गरीबी हटाओ फलाना, इस पार्टी ने भी बहुत भाषण दिए, उस पार्टी ने भी बहुत भाषण दिए, गरीबी दूर करने की इच्छा किसी की नहीं है। आज मैं आपको इस सदन के माध्यम से पूरे देश को एक मॉडल दे रहा हूं कि जो स्कूल हमने सरकारी स्कूल दिल्ली में बनाए, इतने अच्छे शानदार, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे, बड़े बड़े नामी गिरामी प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे, स्विमिंग पूल वाले, लिफ्टों वाले और स्मार्ट बोर्ड वाले क्लासरूम जो हमने बनाए, मात्र 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर गांव-गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाए जा सकते हैं। दूसरी चीज पे आते हैं, हेल्थ पे। आज दिल्ली के हर व्यक्ति को हम लोगों ने मुफ्त इलाज कर दिया कि आपका इलाज मुफ्त होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुख है कि इनकी पार्टी ने उन अस्पतालों का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी पिछले 2 साल के अंदर। पिछले 2 साल में जिस तरह से एलजी साहब ने अधिकारियों के माध्यम से दवाइयां बंद कर दी, टेस्ट बंद, लड़ के मैंने उसको दोबारा चालू कराया, लड़ के दोबारा, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा जिस आदमी ने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, हेल्थ जिसने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर भी जब अस्पताल चल रहे थे तो उनकी पकड़ के डॉक्टरों की भर्ती, जो खिड़की के ऊपर आदमी बैठता है, एमटीएस कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर एक दिन ऑर्डर पास करके सारी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। एक दिन तो ऐसा आया जिस दिन खिड़की पे कोई नहीं बैठा था, दवाइयों की खिड़की पे कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन की खिड़की पे कोई, क्या है? और फिर इस सदन के अंदर आके इनकी हिम्मत होती है कहने की कि सरकारी अस्पताल खराब पड़े। अरे तुमने करे हैं सरकारी अस्पताल खराब। आज सरकारी अस्पताल हमने इतने लड़ के उसको व्यवस्था को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दुरुस्त रहे। सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए। ये लोग बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है, स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या कहता है? आयुष्मान भारत में ये कहते हैं भाई तेरे को एक कार्ड देंगे, इंश्योरेंस कार्ड। वो कार्ड लेके आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, आपके परिवार का एक परिवार का साल में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी कब? जब उसका हॉस्पिटलाइजेशन होगा। उसको खांसी है, बुखार है, रोज के मर्रा की दवाइयां वो नहीं मिलेंगी, दवाइयां नहीं मिलेंगी, टेस्ट नहीं होंगे डेली का। अगर बाई चांस कोई बड़ी बीमारी हुई और तेरे को अस्पताल के अंदर एडमिट होना पड़ा तो तेरे परिवार का साल का 5 लाख रुपए का खर्चा मुफ्त है। इंश्योरेंस, अब वो इंश्योरेंस लेके क्या करे? उत्तराखंड में चले जाओ आप, कहीं अस्पताल नहीं, 50-50 कोस दूर लोग अपनी खटिया के ऊपर वो डंडी सिस्टम क्या कहते हैं उसको, वो लेके जाते हैं। वो वहां पे एक लोकल टर्म है, वो अस्पताल तो बनाएंगे नहीं,
कार्ड दे दिया, कार्ड लेके लोग क्या करें? कार्ड लेके कहां जाएं इलाज कराने के लिए? अस्पताल तो बनाओ पहले, अस्पताल नहीं बनाओगे, कुछ नहीं बनाओगे तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम भी प्राइवेटाइजेशन के दौर की तरफ है। सरकारी अस्पताल बंद करते जा रहे हैं, एक कार्ड पकड़ा दिया कि प्राइवेट में जाके अस्पताल में इलाज करा लो। आयुष्मान भारत दूसरा, उसमें यह लिखा हुआ है कि केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय साल की 2.5 लाख रुपए से कम है। 2.5 लाख रुपए मतलब 20,000 रुपए, 20,000 के लगभग तो दिल्ली में मिनिमम वेज है। 20,000, जिसके 30,000 रुपए हो गए वो इलाज करा सकता है। आज इतना महंगा इलाज हो रहा है, वो इलाज करा सकता है। 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, क्या 50,000 रुपए वाला भी अगर एक हार्ट अटैक हो जाए इलाज नहीं करा सकता अपना। कह रहे हैं आयुष्मान भारत, उस पे 5 लाख की लिमिट। दिल्ली के अंदर का जो मॉडल है, मैं पहले आयुष्मान भारत बताया, उसमें यह भी लिखा है सरकारी अस्पतालों को पैसे लेने पर। दिल्ली में हमने सारे सरकारी अस्पतालों में सारा कुछ फ्री कर रखा है, सब कुछ मुफ्त है। इसमें आयुष्मान भारत में कंपलसरी है, हमारे पीछे पड़े हैं इसको लागू करो कि सरकारी अस्पतालों के अंदर भी हर सेवा के पैसे लेने पड़ेंगे आपको। हर चीज के पैसे लेगा सरकारी अस्पताल, फिर उस आदमी के ऊपर है वो सरकारी में जाए कि प्राइवेट में जाए। जहां जाएगा उसको 5 लाख रुपए तक का, सरकारी में भी 5 लाख तक का फ्री मिलेगा, प्राइवेट में भी। अरे हमने तो सारा ही फ्री कर दिया सरकारी के अंदर, हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? आप कहते हो कि सरकारी अस्पताल में पहली बात तो हम पैसे लेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे तो पैसे लेंगे, दवाई लेंगे तो पैसे लेंगे, डॉक्टर जो बैठा है उसकी जो कंसल्टेंसी चार्ज लेंगे, और वो 5 लाख रुपए तक। हमने तो सब कुछ फ्री कर दिया, सारों का फ्री कर दिया। ये कहते हैं 2.5 लाख रुपए की इनकम वालों को देंगे, हमने तो सारे अमीर गरीब सबका फ्री कर दिया। तो तुम्हारी आयुष्मान भारत अच्छी है, हमारी केजरीवाल मॉडल अच्छा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इनकी आयुष्मान भारत अच्छी है, जीटीबी अस्पताल में अभी चले जाओ, बॉर्डर पे है दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर, जीटीबी अस्पताल में 80% पेशेंट यूपी के आ रहे हैं। यूपी के अंदर तो आयुष्मान भारत लागू है पिछले 4 साल से, फिर यूपी वाले इधर क्यों आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? यूपी के अंदर आयुष्मान भारत क्यों नहीं चल रहा? इधर गुड़गांव की तरफ चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर फरीदाबाद की तरफ से सारे हरियाणा वाले इधर आ रहे हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए, और वो प्राइवेट में नहीं आ रहे, सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी में 5 लाख की लिमिट नहीं है, जितना मर्जी इलाज करा लो। अरे पूरे देश का बोझ उठा रखा आज दिल्ली वालों ने, दिल्ली के लोगों ने। ये बेचारे नजफगढ़ के अंदर सारे हरियाणा के लोग, नजफगढ़ के अंदर हरियाणा वाले, अरे आयुष्मान भारत लागू है, वो इधर क्यों आ रहे हैं फिर इलाज कराने के लिए? और इतना भ्रष्टाचार है अध्यक्ष महोदय, इतना भ्रष्टाचार है। ये सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी ने आयुष्मान भारत का सितंबर 2018 से 2021 तक का उन्होंने जांच करी, 964 अस्पतालों की जांच करी, 161 जिले, 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उसमें उन्होंने पाया 2 लाख से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनका डेट ऑफ डिस्चार्ज डेट ऑफ सर्जरी के पहले था, मतलब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, सर्जरी बाद में हुई है, अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, सर्जरी बाद में हुई है, तो फेक केस थे। 46,000 केस ऐसे निकले जिसमें डिस्चार्ज की डेट एडमिशन की डेट से पहले थी, मतलब आदमी डिस्चार्ज पहले हो गया, एडमिशन बाद में हुआ। 2 लाख से ज्यादा केस ऐसे निकले जो मरे हुए लोगों के थे। ढेरों केस ऐसे निकले जो एडल्ट्स के थे और उनको पीडियाट्रिशियन ने इलाज कर रखा था, बच्चों के डॉक्टर से इलाज करा रखा था एडल्ट्स ने। 9 लाख केस ऐसे निकले जिसमें एक ही फोन नंबर था, 9999999999। ये फोन नंबर 9 लाख लोगों का निकला। इस तरह के बहुत घपले निकले। ये मैं नहीं कह रहा, ये आयुष्मान भारत कह रही है, ये इनका मॉडल है और हमारा मॉडल है। हमने शानदार अस्पताल बनाए, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने शानदार अस्पताल बनाए। हमने ये भी, जो अब आप माननीय ओपोजिशन लीडर ने अभी बोला कि अल्ट्रासाउंड की या किसी की 2025 की डेट मिल रही है, हम फरिश्ते स्कीम लेके आए हैं। हम एक और डार्क स्कीम लेके आए हैं जिसके अंदर ये है कि अगर आपको किसी भी टेस्ट की 1 महीने से बाद की, 1 महीने से ज्यादा डेट मिलती है तो प्राइवेट से इलाज करा लो, उसका खर्चा हम देंगे। आपके एलजी साहब ने इस स्कीम को भी रोक दिया। आपके एलजी साहब ने इस स्कीम की भी पेमेंट नहीं होने दी।
जाके रो एलजी निवास में, राजनिवास के अंदर जाके रो कि वो क्या कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को दुखी कर रखा है उन्होंने, और आप ही लोग करा रहे हो। ये गंदी राजनीति कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये ठीक बात नहीं है। पाप चढ़ेगा आप लोगों को, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले से डरो। अब हमारा मॉडल है, हमारा मॉडल है गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, गली गली के अंदर सबको दवाइयाँ फ्री देंगे, किसी को छोटी मोटी बीमारी है उसको दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मॉडल है हम बड़े बड़े अस्पताल शानदार बनाएंगे, किसी को फोर्टिस, मैक्स, अपोलो क्यों जाना पड़े, हम ऐसे अस्पताल बनाएंगे, हमारे वाले ही फोर्टिस जैसे लगेंगे, हमारे वाले ही मैक्स जैसे लगेंगे दिल्ली सरकार के अस्पताल। हमने इतने शानदार अस्पताल बना दिए, पूरे देश के अंदर शानदार अस्पताल और गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए मात्र 5 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया। मैंने तो दिल्ली में खोल के दिखाए हैं अस्पताल, मैंने तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिखाए हैं, पंजाब में भी खोल रहे हैं। अब पंजाब के अंदर अभी मैं जा रहा हूँ, 800 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, 650 बन चुके, और मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ 125 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन और करने के लिए। तो मोहल्ला क्लिनिक खोलने आते हैं। अस्पताल पंजाब के जितने सिविल हॉस्पिटल हैं, 40 अस्पतालों का भी जीर्णोद्धार चल रहा है। हर अस्पताल के अंदर मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त टेस्ट, सब कुछ मुफ्त कर रहे हैं, मुफ्त इलाज देना। 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर इस देश के 140 करोड़ लोगों को फ्री इलाज मिल सकता है, हमें देना आता है। तो आज देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भी दिल्ली ने एक दिशा दिखाई है, कर सकते हैं। अब आते हैं बिजली पे। दिल्ली के अंदर पहले बिजली के पावर कट लगते थे, आज 24 घंटे बिजली आती है, गर्व होता है, देश की राजधानी है। पंजाब के अंदर पहले पावर कट लगते थे, 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुए सरकार बने हुए, 2 साल के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। हमारे देश में क्यों नहीं आती 24 घंटे बिजली? 10 साल हो गए आपकी सरकार बने हुए। देश के अंदर इतने पावर कट क्यों लगते हैं? किसानों को पूरी बिजली क्यों नहीं मिलती? इंडस्ट्री को पूरी बिजली क्यों नहीं मिलती? हमारे घरों के अंदर, गांव-गांव के अंदर बिजली क्यों नहीं मिलती? आपको ये जान के, अब जो डेटा मैं दे रहा हूं आपको जान के ताज्जुब होगा, देश के अंदर बिजली की कमी नहीं है। देश में 4 लाख मेगावाट बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, हम 4 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं। और हमारे देश की डिमांड कितनी है? पीक डिमांड, जो गर्मियों के अंदर पीक डिमांड आती है ना, जब एकदम उबल रही होती है, धरती उबल रही होती है, पीक डिमांड जून जुलाई की जो हमारे देश की डिमांड है वो है 2 लाख मेगावाट। हमारी जरूरत 2 लाख, अवेलेबल 4 लाख, फिर भी बिजली के पावर कट लगते हैं। इतनी निकम्मी सरकार तो आज तक कभी तक। हमसे सीख लो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम सिखाने को तैयार हैं। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम यहाँ पे आपको सिखा देंगे। आप लो सारे वोट। मैं तो उस दिन भी कह रहा था सारे वोट तुम्हारे जिम्मे, देश की सेवा करने की जिम्मेदारी हमको दे दो, हम सेवा करके दिखा देंगे। वोट सारे आप ले लो। 4 लाख मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 2 लाख मेगावाट की हमारी डिमांड है, हमें बिजली क्यों नहीं मिल रही? जवाब दे सरकार। और कई लोग कहते हैं हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, है सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। मैंने ये भी कैलकुलेट करा, पूरे देश के हर आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। बस केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए में पूरे देश को, सारे हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है। तो 5 लाख करोड़ रुपए में स्कूल ठीक हो जाएंगे, 5 लाख करोड़ रुपए में अस्पताल ठीक हो जाएंगे, तो 1.5 लाख करोड़ रुपए में सबको बिजली फ्री हो जाएगी। 11.5 लाख करोड़ रुपए के अंदर आपके बच्चों को, 140 करोड़ लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, उनके हर परिवार के सदस्य को अच्छा इलाज मिल जाएगा, 24 घंटे बिजली मिल जाएगी, हर व्यक्ति को फ्री बिजली मिल जाएगी। और 11 लाख करोड़ रुपए इन्होंने अपने दोस्तों को उठा के उनका ऋण माफ कर दिया। क्या ज्यादा जरूरी था? क्या ज्यादा जरूरी था? दोस्ती निभाना ज्यादा जरूरी था कि 140 करोड़ लोगों के प्रति अपना फर्ज निभाना ज्यादा जरूरी था? अभी और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आज पंजाब के अंदर हमारी सरकार, भगवंत मान सरकार, जो खेती के क्षेत्र में कर रही है, गांव-गांव, घर घर के अंदर उन्होंने खेती का पानी पहुंचा दिया। अभी तक पानी नहीं होता था, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। हमने किसी से भीख नहीं मांगी और पानी की, उसी पानी का मैनेजमेंट करके गांव-गांव के अंदर, घर घर के अंदर खेती का पानी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ऐसी सरकार हो सकती है। 2 साल के अंदर हर खेत के अंदर खेती का पानी पहुंच गया। खेती के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं।
आज पंजाब के अंदर एक बड़ा चमत्कार हुआ है। केंद्र की बीजेपी सरकार ने एयरपोर्ट बेच दिए, सी पोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, भेल बेच दी, रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया और कह रहे हैं एक एक बेचने में स्कैंडल है, स्कैंडल है। हर चीज जो बेची इन्होंने सब कुछ बेच दिया। पंजाब के अंदर गंगा उल्टी बह रही है। एक पावर प्लांट था प्राइवेट सेक्टर में, 6,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट वालों का पावर प्लांट था, उनसे चल नहीं रहा था। सरकार ने उसको 1100 करोड़ रुपए में खरीद लिया। हम चला के दिखाएंगे, हम चला के दिखाएंगे। तो आज पूरे देश को एक तरह से आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली और पंजाब का मॉडल है वो दिशा दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। दुख बस इस बात का है कि हमारे कामों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमने तो कभी किसी से दुश्मनी की नहीं है, हम तो हाथ जोड़ के चलते हैं। हमें क्या लेना देना, राजनीति करनी हमें आती नहीं है। तो हमारा यही है, हमें भी काम करने दो, आप भी काम करो। आपको हम सिखाएंगे, आप सारे वोट आप लो, हमसे काम सीखो, आप करो काम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली पार्टी भी हमसे सीख ले, वो वाली पार्टी भी हमसे सीख ले, हमें कोई। तो मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। अब श्री गोपाल राय माननीय। मेरी सबसे निवेदन है, आज मनीष जी को 1 साल हुए हैं, तो इसके बाद सदन अभी ख़त्म हो जाएगा 5-10 मिनट में। हम सब लोग मिलके राजघाट पे चलेंगे और वहाँ पे गांधी जी को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके आएंगे। अब श्री गोपाल राय माननीय विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव सदन के सामने है। यह सदन उपराज्यपाल द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2024 को विधानसभा में दिए गए अभिभाषण के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता है। यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पर जीता, हाँ पर जीता। प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय उपराज्यपाल महोदय को इसकी सूचना भिजवा दी जाएगी। अब सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 27 फरवरी 2024 को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके राजघाट पहुंचेंगे, अगर आप इजाज़त दें।